अब आप ध्यान देना, बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 GOC2 और इसमें पूरा रिएक्शन बेस्ड कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन करने की अप्रोच ही गलत है, ठीक है। हम जब क्वेश्चन कर, आप देखो कोई भी रिएक्शन अगर आपके सामने आती है ना, कोई भी रिएक्शन अगर आपके सामने, ठीक है, कोई कंपाउंड एक्स आपको दिया है दैट इज टू बी रिएक्टेड विद वाई, तो जो आपको रिएक्टेंट्स गिवन है, रिएक्शन में जो कंपाउंड्स आपको गिवन है, होता क्या, देखो कहां मिस्टेक होती है। जैसे ही रिएक्शन आपके सामने आती है, आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही माइंड में आता है। रिएक्शन को देखकर आपको एकदम लगता है प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, और जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप प्रोडक्ट को सोच करके फिर आप सीधा ऑप्शंस पर आ जाते हैं, ठीक है। आप सीधा ऑप्शन पर चले जाते हैं कि ठीक है देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, कौन सा प्रोडक्ट बनने के चांसेस में। देखो ऑप्शन में तो जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मानकर चलो वो चारों ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, इतने क्लोज ऑप्शंस होते हैं कि आपको लग रहा है ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, सब बन सकता है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप ठीक है एकदम कंफ्यूज्ड, और उसके बाद में फिर तो ठीक है फिर पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। इसलिए मेन प्रॉब्लम ही यही है कि रिएक्शन को देख करके आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन ही गलत आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अप्रोच ही गलत हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल निकाल दो दिमाग से, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को देख करके आज के बाद में आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए पहला कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए रिएक्शन की कैटेगरी क्या है, इसे इनिशिएट कैसे करना है। यहां से अगर आपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया, गारंटी मैं आपकी ले रहा हूं क्वेश्चन आसानी से बनेंगे आपके, लेकिन अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी आपको यह देखना पड़ेगा कि रिएक्शन की कैटेगरी क्या है, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करें। क्योंकि देखो रिएक्शंस बहुत सारी हैं, आपके सिलेबस में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब अगर आप हर रिएक्शन में ऐसे सोच लोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो लास्ट रिएक्शन तक पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इंडिविजुअल रिएक्शन की बात भी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रिएक्शंस को कैटेगरीज के रिस्पेक्ट में। इसको बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे आई इफेक्ट में मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी ग्रुप का इफेक्ट आपको याद नहीं रखना चाहिए, आप ग्रुप्स की कैटेगरीज माइंड में रखो। कैटेगरी से ग्रुप को पहचानना बहुत ही आसान होता है। आप प्लस आई माइनस आई के लिए नंबर ऑफ ग्रुप सोचेंगे तो ग्रुप तो बहुत सारे, लेकिन हर ग्रुप का इफेक्ट थोड़ी याद रखते हैं हम, ठीक है। हम तो कैटेगरी माइंड में रखते हैं कि प्लस आई के लिए वी हैव 2 कैटेगरीज, जितने भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है सब प्लस आई है, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल है सब प्लस आई है, बाकी सब माइनस आई। तो कैटेगरी से क्वेश्चन एकदम आसान। ऐसे ही प्लस एम माइनस एम की भी हम बात करते हैं। लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है प्लस एम, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है, वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग ग्रुप है माइनस एम, बात खत्म हो गई। जो भी ग्रुप है कैटेगरी से रिलेट करो, आंसर दो। ऐसे ही कुछ हम यहां भी करेंगे, हम इंडिविजुअल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, हम रिएक्शंस को कैटेगरी के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। रिएक्शंस बहुत सारी हैं लेकिन कैटेगरीज बहुत सारी नहीं है। जितनी भी रिएक्शंस हमारे सिलेबस में, अगर आप उन रिएक्शंस को कैटेगराइज करेंगे तो कैटेगरीज तो लिमिटेड है, ठीक है। आप सोचिए अगर आपको एक तो 200 रिएक्शंस को याद करना पड़े, ठीक है, और अगर मैं उन रिएक्शंस को कैटेगरीज में डिवाइड करके टोटल 10 कैटेगरीज बना दूं मान लो, और मैं आपसे कह दूं बस आप तो ये 10 कैटेगरीज माइंड में रखो, तो 10 कैटेगरीज को माइंड में रखना तो पॉसिबल है, ठीक है। 200 रिएक्शंस को माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है, और कोई अगर याद कर भी लेगा, आज आप याद कर लो 5 दिन बाद फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको और करना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है, हम कंसेप्चुअली चलेंगे एकदम। तो रिएक्शंस को हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और हर कैटेगरी में रिएक्शन को कैसे इनिशिएट किया जाता है वो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। भाई वो कंसेप्ट मैं आपको दूंगा कि अगर रिएक्शन की कैटेगरी ये है तो इस कैटेगरी में आपको रिएक्शन को ऐसे इनिशिएट करना है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, मान लो 10 कैटेगरीज हैं, ठीक है, सपोज 10 कैटेगरीज हैं। अब जो भी रिएक्शन आपके सामने गिवन है, आपको सोचना ही नहीं प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो आपको यह सोचना है कि इस रिएक्शन की जो 10 कैटेगरीज हमारे पास होती है उनमें से किस कैटेगरी की रिएक्शन है। मान लेते हैं 5th कैटेगरी की रिएक्शन है, तो 5th कैटेगरी में रिएक्शन को कैसे इनिशिएट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो उसको इनिशिएट करने का तरीका है वही कंसेप्ट आप यहां अप्लाई कर दो। एक बार अगर आपने रिएक्शन को इनिशिएट करना सीख लिया तो प्रोडक्ट पहचानने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, फिर ये कंफर्म बात है, ठीक है। आप क्या है बिल्कुल लास्ट रिजल्ट के बारे में सोचते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, इसलिए बीच में कहीं गुम हो जाते हो आप। आपको पहला स्टेप सोचना है केवल कि रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करना है, और इनिशिएट करने के लिए आपको रिएक्शन की कैटेगरी चेक करना आना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी पहचानना आना चाहिए। अगर आपने कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में रिएक्शन को इनिशिएट करने का कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, उस कंसेप्ट को अप्लाई करो, रिएक्शन को इनिशिएट करो। रिएक्शन आपसे ये तो चाहती नहीं कि आप बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो केवल आपसे ये चाहती है कि रिएक्शन को स्टार्ट कर दो आप। वो रिएक्शन केवल आपसे ये चाहती है कि आप उसे एक बार स्टार्ट कर दो, उसके बाद में आपको कुछ करना ही नहीं है, वो प्रोडक्ट तक खुद रिएक्शन आपको लेकर जाएगी। क्योंकि जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना,
अगली स्टेप आपको अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो अपने आप हाथ चलने लगेगा फिर, ठीक है, ये ऐसा हुआ तो अब इसमें आगे दिखने लगेगा आपको। पहला ही स्टेप दिखना जरूरी है, ठीक है। रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करना है, और उसके लिए आपको रिएक्शन को कैटेगराइज करना आना चाहिए। हम रिएक्शंस को कैटेगरी के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, क्लियर बात है। अब वो कैटेगरी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, थोड़ा सा मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करता हूं, हालांकि वो कोई नए पॉइंट्स नहीं है आपके लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन वो टूल्स हैं एक तरह से, उन टूल्स को हम एक बार रिव्यू कर लें, फिर उनकी एप्लीकेशन हम कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें एक तो मैं बात करूंगा रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इंटरमीडिएट्स, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिशन, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस। तो फर्स्ट आप नोट करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फिशन। और कोवेलेंट बॉन्ड फिशन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस की अगर बात की जाए तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन आयनिक बॉन्ड क्लीवेज, and heterolysis is also called ionic bond cleavage. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा आप समझने से। जैसे आप देखो, सपोज एक कंपाउंड हमारे पास है XY, और XY में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या हम बात कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, बस हमें ये देखना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं उनका X और Y के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आपके पास कंडीशन है इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन X एंड Y, मतलब बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन इज कॉल्ड होमोलाइसिस। ठीक है, इसे हम होमोलाइसिस कहेंगे। आफ्टर बॉन्ड क्लीवेज X will have 1 electron and Y will also have 1 electron. This type of bond fission will be called homolysis, या आप कह सकते हैं नॉन आयनिक बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा, बता सकते हैं इस प्रोसेस में X और Y में विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन? नो वन। ठीक है, ना तो किसी एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना गेन किया है, क्योंकि देखो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट यही कहता है अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन X ने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन Y ने शेयर किया है, यही कांसेप्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन X ने शेयर किया, एक Y ने शेयर किया, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में X का इलेक्ट्रॉन X को वापस मिल गया और Y का इलेक्ट्रॉन Y को वापस मिला, तो नन ऑफ द एटम इज लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे में हम बात कर सकते हैं, देखो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ना तो लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक होने से पहले अगर वो न्यूट्रल है, if they are neutral before breakage of this covalent bond, even after breakage of the bond they will remain neutral, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम पर चार्ज तो तब इंड्यूस होगा ना जब वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना गेन किया, तो अगर वो न्यूट्रल है तो दे विल रिमेन न्यूट्रल। और ध्यान देना, दिस न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसका मतलब आप कह सकते हैं इन होमोलाइसिस प्रोसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, और क्योंकि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, न्यूट्रल स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन आयनिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, जबकि आयनिक बॉन्ड क्लीवेज की अगर बात की जाए हेटेरोलाइसिस की, यहां पर हम बात करेंगे देयर विल बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स एनी वन एटम आफ्टर ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स Y पर ट्रांसफर हुए, तो अब हम बात कर सकते हैं अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स Y पर ट्रांसफर हुए, दैट मींस Y इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड X इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। Y ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किया? 1। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो Y का खुद का भी तो है ना स्पॉन में, तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को मिला, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया। न्यूट्रल एटम के पास अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इट विल बी नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड, और इलेक्ट्रॉन लूज किया X ने, एंड न्यूट्रल एटम ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इट मींस
in hydrolysis process there is formation of ions. Since ions are formed in hydrolysis process, that's why it is also called ionic bond cleavage. तो ये आपके पास कंडीशन है होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस की. देखो होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस पढ़ाना एक्चुअली मेरा टारगेट ही नहीं था, ये आपको सभी को आता है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन हाँ बचपन का मतलब वही 11th 12th 9th 10th 11th 12th, ठीक है. तो ये सब पढ़ा हुआ है. मेन टारगेट मेरा यहाँ पर कुछ और है. मेन टारगेट ये थी कि होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस क्या होता है वो बहुत आसान है. मेन पॉइंट हमें ये डिस्कस करना है किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. ईएन से मतलब ईएन अगर क्या मतलब क्या होना चाहिए, ईएन से कैसे क्या देखना है. ईएन में ईएन अगर इक्वल होगी तो होमोलाइसिस, अगर दोनों एटम्स में ईएन डिफरेंस 0 इक्वल है तो होमोलाइसिस, और ईएन अगर डिफरेंट है तो हेटेरोलाइसिस. ऐसा नहीं है, ठीक है, आप ध्यान देना, ऐसा नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. ये कॉमन और ऐसा, और ये भी नहीं कि आपको याद नहीं है, याद है आपको, फिर भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है. वो कंसेप्ट को हम रिलेट नहीं कर पाते हैं. देखो आपने कहा ईएन सेम है तो होमोलाइसिस और ईएन अगर डिफरेंट है तो हेटेरोलाइसिस. ऐसा नहीं है, दोनों में दोनों हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ऐसी रिएक्शंस बताता हूं जो रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई है, मतलब कोई अननोन रिएक्शंस नहीं, बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं. मैं रिएक्शन कैसे हो रही है नहीं समझा रहा हूं, रिएक्शन का कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करेंगे. केवल इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं ईएन सेम तो होमोलाइसिस और डिफरेंट तो हेटेरोलाइसिस, ऐसा नहीं है. इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल आप देखो. सपोज प्रोपेन इज रिएक्टेड विद HBr. प्रोपेन इज रिएक्टेड विद HBr. अब ये रिएक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी कोई रिएक्शन का डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, केवल मैं आपको बताना चाहूं कि इस रिएक्शन में बॉन्ड फिशन की अगर बात की जाए तो यहां पर बॉन्ड फिशन का टाइप होता है हेटेरोलाइसिस, ठीक है. इसमें हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होता है, कैसे होता है क्यों होता है ये सब बात की बात है, ठीक है. लेकिन आप ध्यान देना विद द सेम रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में मैं चेंज नहीं कर रहा हूं. अगेन प्रोपेन एंड HBr, बस थोड़ा सा चेंज मैं यहां पर ये कर रहा हूं कि अब मैं इसमें पेरोक्साइड ऐड कर रहा हूं, और पेरोक्साइड अगर मैंने ऐड कर दिया तो अब यहां पर हम बात करेंगे कि HBr में जो बॉन्ड फिशन का टाइप होगा दैट विल बी नाउ होमोलाइसिस. अब इसमें होमोलाइसिस प्रोसेस होगा, जबकि आप देखो ईएन डिफरेंस तो है ना वहां पर भी, H एंड ब्रोमीन में ईएन डिफरेंस है, बट स्टिल हम होमोलाइसिस की बात कर रहे हैं. और मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप प्रोपेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहे हैं और यहां पर ले लेते हैं टेम्परेचर कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है. टेम्परेचर कंडीशन में अगर आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस केस में हम बात करेंगे जो बॉन्ड फिशन का टाइप होगा दैट विल बी होमोलाइसिस. बट अगेन विद द सेम रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में कोई चेंज नहीं, ठीक है. अब मैं यहां पर रिएक्शन में रूम टेम्परेचर कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है. बस मैं टेम्परेचर कंडीशन हटा रहा हूं, रूम टेम्परेचर कंडीशन ले रहा हूं. अब इस केस में बॉन्ड फिशन की अगर बात की जाए तो इट विल बी हेटेरोलाइसिस, जबकि रिएक्टेंट्स हमने कोई चेंज नहीं किए. तो आप देखो इसका मतलब हुआ कि ठीक है सेम ईएन में होमोलाइसिस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सेम ईएन में होमोलाइसिस ही होगा ऐसा नहीं है. सेम ईएन में हेटेरोलाइसिस भी हो सकता है. क्या क्लियर होगी बात ये. और यहां पर ईएन डिफरेंट है, नो डाउट हेटेरोलाइसिस पॉसिबल है, बट ओनली हेटेरोलाइसिस होगा ऐसा नहीं है. डिफरेंट ईएन होते हुए भी हम होमोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर. तो इन एग्जांपल से ये बात तो जस्टिफाई होती है, देखो कि रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या होगा ये ईएन से तो डिसाइड नहीं होगा, ठीक है. केवल एटम्स की ईएन को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं कि ईएन सेम तो होमोलाइसिस, डिफरेंट है तो हेटेरोलाइसिस, ऐसा नहीं है. ये एक्चुअली डिपेंड करता है मेनली रिएक्शन कंडीशन पर. इट मेनली डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशन. आप देखिए ना, रिएक्शन चेंज किया, टेम्परेचर कंडीशन होमोलाइसिस, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन हेटेरोलाइसिस, जैसे रिएक्शन कंडीशन को चेंज किया बॉन्ड फिशन का टाइप चेंज हो गया. इसमें यहां भी वही है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होमोलाइसिस, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हेटेरोलाइसिस. तो इट इज मेनली रिएक्शन कंडीशन दैट डिसाइड्स whether the type of bond fission will be homolysis or heterolysis. तो रिएक्शन कंडीशन को देखकर हमें डिसाइड करना पड़ेगा. ये क्लियर हो रही बात है. अब ये हम डिस्कस करेंगे कि which conditions are favorable for homolysis and which conditions are favorable for heterolysis. वो अगर आपको आइडिया है कि ये कंडीशंस तो होमोलाइसिस को फेवर करती है और ये कंडीशन हेटेरोलाइसिस को फेवर करती है, तो बस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इजीली पहचान पाएंगे कि होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस होगा. और यहीं से वो कहानी स्टार्ट होगी रिएक्शन की कैटेगरी को डिसाइड करने का तरीका. क्योंकि देखो अगर आपको किसी भी रिएक्शन में ये समझ में आता है कि रिएक्शन कंडीशन जो भी गिवन है दैट इज सपोज फेवरेबल फॉर होमोलाइसिस, तो ठीक है कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने कहा इसमें होमोलाइसिस होगा. और अगर होमोलाइसिस होगा तो क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल. और अगर फ्री रेडिकल बनेंगे तो दैट रिएक्शन विल बी कैटेगराइज्ड एज फ्री रेडिकल रिएक्शन. सपोज आपने रिएक्शन को देखकर कहा कि नाउ इट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस, तो आयंस का फॉर्मेशन होगा. आयंस का फॉर्मेशन होगा तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज आयनिक रिएक्शन.
तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम रिएक्शंस को मेनली पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शंस एंड आयनिक रिएक्शंस। बस वो कैटेगराइजेशन स्टार्ट इससे होगा कि रिएक्शन में बॉन्ड फिशन का टाइप क्या है, और वो हमें डिसाइड करना आना चाहिए रिएक्शन की कंडीशन को देख करके। यहां से आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होगा कि आप रिएक्शन को कैटेगराइज कर पाएंगे, रिएक्शन की कैटेगरी को समझ पाएंगे कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जा रही है या आयनिक में जा रही है। अब फिर उनका फर्दर और कैटेगरीज है फिर, लेकिन पहले जो टॉप पर कैटेगरीज है पहले उनको तो डिसाइड करें, उसके बाद में फिर सब कैटेगरीज पर आएंगे हम। क्या क्लियर हो रही बात है? ठीक है, ये लिख लें, यहां तक आप लिखना, अभी एग्जांपल नहीं लिखना, मैं पॉइंट लिखवाऊंगा फिर आप ये लिखना। यस लिखिए, आप नोट करें। टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन in an organic reaction, type of bond fission in an organic reaction, type of bond fission in an organic reaction mainly depends on reaction condition, mainly depends on reaction condition, conditions favorable for conditions favorable for अब फर्स्ट आप लिखेंगे इसमें नेक्स्ट लाइन में होमोलाइसिस। कंडीशंस फेवरेबल फॉर, और फर्स्ट आप लिखना नेक्स्ट लाइन में होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस के लिए कंडीशंस अब आप लिखें। फर्स्ट कंडीशन हाई टेम्परेचर, होमोलाइसिस के लिए फेवरेबल कंडीशंस में फर्स्ट आप नोट करें हाई टेम्परेचर, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, थर्ड presence of peroxide, इलेक्ट्रोमेरिक के एग्जांपल रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 इलेक्ट्रोमेरिक पर ही डिपेंडेंट है, सारा पार्ट 2 उसी का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक का। चलिए, तो फर्स्ट मैंने आपको लिखा है हाई टेम्परेचर, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, थर्ड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, फोर्थ आप नोट करें नॉन पोलर सॉल्वेंट, फोर्थ इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, and fifth, if attacking reagent is free radical, if attacking reagent is free radical, second आप लिखें हेटेरोलाइसिस, और हेटेरोलाइसिस के लिए लिखिए आप फर्स्ट कंडीशन लो टेम्परेचर, हेटेरोलाइसिस के लिए फर्स्ट कंडीशन लिखें लो टेम्परेचर, सेकेंड पोलर सॉल्वेंट, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, एंड फोर्थ कंडीशन if attacking reagent is iron, ठीक है। अब आप ये एग्जांपल नोट करना चाहें तो आप कर लें, बाकी तो फिर रिएक्शंस तो हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखो जो कंडीशंस मैंने आपको नोट करवाई है वो ऐसा कुछ नहीं कि आपको वो मेमोराइज करनी है, ठीक है, याद रखनी है, कुछ रटना ऐसा नहीं है, ठीक है। हर कंडीशन का रीजन है। जो 5 कंडीशंस मैंने आपको होमोलाइसिस के लिए लिखवाई है, सबका रीजन हम डिस्कस करेंगे कि वो 5 कंडीशन होमोलाइसिस को कैसे फेवर करती है, और जो 4 कंडीशन है वो हेटेरोलाइसिस को कैसे फेवर करती है। आप समझना ऐसा है। अब जो मैं नेक्स्ट 15-20 मिनट्स डिस्कस कर रहा हूं पॉइंट्स, ठीक है, जो भी मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं बहुत अच्छे से सुनना आप। ये ऐसा टूल है जो आप समझ लो कि रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 के हर लेक्चर में कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है। कोर कंसेप्ट एकदम प्योर, बिल्कुल पार्ट 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना इस बात को। तो वो किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन का इनिशिएशन होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होने के 2 तरीके हैं, ठीक है। रिएक्शन में 2 तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो या फिर बॉन्ड हम ब्रेक करें,
ठीक है, क्वेश्चन है बॉन्ड इटसेल्फ कैसे ब्रेक होगा, मतलब क्या ऐसे मॉलिक्यूल में रख रहे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? तो ऐसा नहीं, देखो इटसेल्फ बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और उससे बॉन्ड ब्रेक हो जाए। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है एक्स वाई, ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि y की जो EN है वो x के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है, y की EN ज्यादा है तो y पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और x पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन क्या हम बात कर सकते हैं कि ये EN डिफरेंस में जो शिफ्टिंग है दैट इज पार्शियल, नॉट कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने के बाद में अब x और y दोनों की EN इक्वल हो चुकी है। अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्कस किया, तो EN अब हम बात कर सकते हैं इक्वल हो चुकी है, ठीक है, नाउ देयर इज नो मोर शिफ्टिंग। अब यहां पर ये प्रोसेस एकदम रुक चुका है, स्टेबल हो चुकी है कंडीशन। अब ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल अगर किसी अदर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, जब दो रिएक्टेंट्स के बीच में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, एक आपने ले लिया ये और एक दूसरा कोई मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि ये किसी अदर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए और एक ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आए जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल हो, ठीक है। क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है या नहीं है? तो उसकी कंडीशन है, देखो किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मॉलिक्यूल में या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट हो या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल में पोलैरिटी हो, ठीक है, या तो मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होना चाहिए। क्योंकि आप देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, हमने पहले भी कई बार ये बात की है, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा, ठीक है, पाई बॉन्ड वीकर होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, इसीलिए हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मॉलिक्यूल में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जैसे ही मॉलिक्यूल अपने पॉजिटिव पोल के साथ उस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, इस डेफिशिएंट साइड के साथ मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा, तो वहां से लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इसकी वैकेंसी के लिए। क्या क्लियर होगी बात? ये लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब वो लूजली बॉन्डेड हो, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होना चाहिए। अब आप सोचिए मॉलिक्यूल में अगर पोलैरिटी है तो डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल में भी नेगेटिव पॉजिटिव पोल होंगे भाई, इसमें भी फिर नेगेटिव पॉजिटिव पोल होंगे अगर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी तो है। और अगर नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल हैं तो जैसे ये पॉजिटिव पोल इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के कांटेक्ट में आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है इसकी वैकेंसी के लिए। क्या क्लियर है बात? ये तो किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए कंडीशन है कि या तो मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ऐसा मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो जैसे ही मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आएगा लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इसकी वैकेंसी के लिए। और ये एक जनरल कंसेप्ट आप माइंड में भी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आप समझ लें बहुत सारी रिएक्शन इस कंसेप्ट से हमारी कवर हो जाती है कि अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और दूसरे मॉलिक्यूल में एटम के पास वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी मतलब वैकेंट ऑर्बिटल जैसी कंडीशन है। अगर मॉलिक्यूल में एटम के पास वैकेंसी है और दूसरे मॉलिक्यूल के पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो जैसे वो इंटरेक्ट करेंगे लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वैकेंसी। अब आप ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो क्या हम बात कर सकते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस एक्स का जो डेल पॉजिटिव चार्ज है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, एक तरह से डेफिशिएंट एटम को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। और क्या हम बात कर सकते हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ अगर ये डेल पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो एक्स और वाई में फिर से ईएन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो ईएन डिफरेंस तो जीरो इसलिए हुआ था क्योंकि एक्स पर डेल पॉजिटिव चार्ज और वाई पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। अदरवाइज जब वो न्यूट्रल थे तो वाई की ईएन एक्स से ज्यादा थी, ये बात समझ में आई। लेकिन ईएन डिफरेंस में जैसे इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हुई वाई पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होकर उसकी ईएन कम हुई, एक्स पर पॉजिटिव चार्ज होकर इंड्यूस होकर उसकी ईएन बढ़ी, और जब दोनों की ईएन इक्वल हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुक गई। लेकिन उस शिफ्टिंग को फिर कंटिन्यू किया इस मॉलिक्यूल ने, क्योंकि जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो एक तरह से एक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, डेफिशिएंट एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा। चार्ज कम होने के साथ में क्या हुआ, देखो एक्स और वाई की ईएन इक्वल हो चुकी थी, लेकिन जैसे एक्स का पॉजिटिव चार्ज कम हुआ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इसकी ईएन वापस कम हो गई। वापस कम होते एक्स और वाई में फिर से ईएन डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ईएन डिफरेंस अगर क्रिएट हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग रुकी हुई थी वो आगे कंटिन्यू हो जाएगी। और आप सोचिए इस तरह से अगर प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहे तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स 100% वाई पर ट्रांसफर हो जाएंगे तो वाई यहां से सेपरेट हो जाएगा वाई नेगेटिव के फॉर्म में। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से रिएक्शन में अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हम कह सकते हैं बॉन्ड हमने ब्रेक नहीं किया है, ये बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हुआ है बाय द इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप सोच के देखो कि बॉन्ड अगर इटसेल्फ इस तरह से अपने आप ब्रेक हुआ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से,
तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोलाइसिस होगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ एक्स और वाई में ईएन डिफरेंस क्रिएट हुआ, ईएन डिफरेंस क्रिएट होकर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर ईएन स्टार्ट हुई और इस तरह से ये आयन के फॉर्म में सेपरेट हुआ। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन विल बी हेटेरोलाइसिस प्रोसेस। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एक मेन कंसेप्ट है हमारे पास कि जब भी रिएक्शन में बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक होगा, इटसेल्फ का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, तो बॉन्ड फ्यूजन का टाइप क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा। अगर अब आप ध्यान देना, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पर्टिकुलर एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपके पास कंपाउंड है प्रोपीन और प्रोपीन की रिएक्शन आप करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ में, ठीक है? क्या हम बात कर सकते हैं क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, राइट? अब आप ध्यान देना, इसके पास वैकेंसी है। मैंने आपसे कहा जब भी वेकेंट ऑर्बिटल वाला एटम अगर मॉलिक्यूल का ऐसे मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए जिसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वैकेंसी। अभी क्या मैं कह सकता हूं, जब तक क्लोरीन का प्रोपीन के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है, जब तक इसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, दोनों क्लोरीन एकदम आइडेंटिकल है, ईएन डिफरेंस 0 है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम सेंटर में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जैसे वो एल्केन के कांटेक्ट में आएगा, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इसकी वैकेंसी के लिए। क्या हम बात कर सकते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा, इस क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, अब उसमें डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस क्लोरीन पर डेल पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया डेल पॉजिटिव चार्ज? बोले सर हमें नहीं पता, वो तो एक फ्लो में होता है ना कि एक पर नेगेटिव है तो दूसरे में पॉजिटिव आना ही है, ठीक है ना? अच्छा है तो फिर बुरा भी होगा, ठीक है? सुख है तो दुख भी होगा। कि सर ये तो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं कि एक में नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा ही। पॉजिटिव कैसे हो बताओ? उससे किसने इलेक्ट्रॉन लिया? इस क्लोरीन से किसने इलेक्ट्रॉन लिया? इससे किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया? किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया? तो न्यूट्रल ही रहेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ध्यान देना, दिस क्लोरीन इज न्यूट्रल। हाँ, इसे इलेक्ट्रॉन मिला तो ये नेगेटिव है। क्या मैं कह सकता हूं एक क्लोरीन अगर न्यूट्रल और एक नेगेटिव है तो ईएन डिफरेंस तो क्रिएट हो गया। किसकी ईएन ज्यादा है? क्लोरीन की। अरे दोनों ही क्लोरीन है, एकदम मतलब गजब आंसर दिया है, ठीक है ना? हाँ बोलो। न्यूट्रल क्लोरीन की ईएन ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन की ईएन कम हो चुकी है और न्यूट्रल क्लोरीन की ईएन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर ईएन स्टार्ट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? ठीक है। और इस तरह से अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये क्लाउड पूरा यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्लोरीन यहां से सेपरेट हो जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में, आयन फॉर्मेशन, हेटेरोलाइसिस प्रोसेस। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होगा। अब आप ध्यान देना, लेकिन मैंने कहा कि वो फ्लो होने के लिए मॉलिक्यूल में या तो पोलैरिटी होना चाहिए या फिर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। अब बात समझना, यही क्लोरीन ले रहे हैं, केवल मैं इस रिएक्टेंट को चेंज कर रहा हूं। अब मैं यहां पर ले रहा हूं मीथेन रिएक्शन विद क्लोरीन। अब इस केस में अगर बात की जाए तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसा कोई हम बात कर सकते हैं? नो, क्योंकि ना तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना इसमें पोलैरिटी है। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो नहीं होगा, फ्लो नहीं हुआ तो बॉन्ड अपने आप तो ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई हवा में तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर तो आप मीथेन क्लोरीन को मिला करके बैठे रहो, बस कुछ नहीं हो रहा उनके बीच में। ठीक है, इसका मतलब यह हो कि रिएक्शन इटसेल्फ तो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगर रिएक्शन इटसेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रही है तो अब रिएक्शन को हमें इनिशिएट करना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें यहां पर आउटसोर्स से एनर्जी देकर के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और देखो, बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, थर्मोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। समझ गए? थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस तो बाय हीट, टेम्परेचर देकर आप बॉन्ड ब्रेक करें, और फोटोलाइसिस मतलब फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स, लाइट। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलाइसिस प्रोसेस, या फिर आप थर्मोलाइसिस करें, हीट। अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हम अगर आउटसोर्स से एनर्जी लेकर के बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है जब हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं उस केस में दोनों क्लोरीन की ईएन सेम ही है ना, ईएन तो इक्वल है ना भाई। हम थोड़ी ईएन डिफरेंस क्रिएट करेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ईएन डिफरेंस क्रिएट हुआ था, वो तो हो ही नहीं रहा इसमें। तो क्या मैं कह सकता हूं जब हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं आउटसोर्स से एनर्जी देते हुए, तब तो दोनों की ईएन बराबर है, चाहे आप इसकी बात करो चाहे एक्स वाई की बात करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक्स वाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट और बाय हीट, एक्स और वाई की ईएन बोलिए, ईएन तो इक्वल ही है ना, क्योंकि अगर वाई पर डेल नेगेटिव चार्ज और एक्स पर डेल पॉजिटिव चार्ज है तो ईएन तो बराबर ही है, ईएन में थोड़ी डिफरेंस आ रहा है। अब आप सोचिए ईएन अगर इक्वल है और ऐसे में अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर देयर सेपरेशन, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके सेपरेशन के लिए अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और सेपरेशन के टाइम दोनों की ईएन अगर इक्वल है
तो फिर तो जब दोनों अलग अलग होंगे तो ईएन अगर बराबर है, पावर अगर बराबर है, तो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर के तो अलग होंगे ना। और इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अगर सेपरेशन होगा तो इट विल बी होमोलाइसिस प्रोसेस। क्या समझ आ रही बात है? इसका मतलब अब फाइनली ये कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है कि जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे होमोलाइसिस होगा, और बॉन्ड अगर इटसेल्फ ब्रेक हुआ बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो हेटेरोलाइसिस प्रोसेस होगा। ये GOC2 का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है तो इसका मतलब होमोलाइसिस हो रहा है, और बॉन्ड अगर अपने आप ब्रेक हो रहा है तो मतलब हेटेरोलाइसिस हो रहा है। तभी तो आप सोचिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट आर फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। क्यों लिखा हमने उसमें ऐसा? ऐसे इसीलिए तो लिखा, हाई टेम्परेचर का मतलब बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ रहा है, या प्रेजेंस ऑफ लाइट तब भी बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ रहा है, और उस केस में होमोलाइसिस होगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो वो जब भी एटम्स का सेपरेशन हो रहा है हमारे थ्रू तो वो EN इक्वल है। EN इक्वल है तो सेपरेशन सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ नहीं होगा। अब आप देखो हमने लो टेम्परेचर कंडीशन लिखी है हेटेरोलाइसिस के लिए। ऐसा क्यों? देखो समझना इस बात को, हाई टेम्परेचर में हमने कहा होमोलाइसिस होगा और लो टेम्परेचर पर हेटेरोलाइसिस होगा, ऐसे ही लिखा है ना। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर पर होमोलाइसिस एंड लो टेम्परेचर पर हेटेरोलाइसिस। कई बार स्टूडेंट को लगता है अच्छा इसका मतलब एकदम बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो होमोलाइसिस होगा और धीरे धीरे हीट करेंगे तो हेटेरोलाइसिस होगा। ऐसा नहीं है। हाई टेम्परेचर का मतलब बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हैं, आपको हीट करके बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं थर्मोलाइसिस। क्या बात समझ में आ रही है? और लो टेम्परेचर का मतलब बॉन्ड आप ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। लो टेम्परेचर का मतलब है आपको बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोसेस इटसेल्फ होगा नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। बोले इटसेल्फ कैसे होगा? बॉन्ड अगर हमें ब्रेक नहीं करना है तो फिर कैसे प्रोसेस होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। अरे बात समझ में आ रही है? मान लो आपको अगर ये कहा जाए कि इस प्रोपेन की रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करवाई, और इस प्रोपेन की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, मान लेते हैं मैंने कहा टेम्परेचर कंडीशन है, तो मैं कह सकता हूं भाई इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बॉन्ड मैं ब्रेक कर रहा हूं उसमें। लेकिन यहां अगर मैं कोई टेम्परेचर नहीं दे रहा हूं, कि मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, या आप कह सकते हैं कि यहां तो हाई टेम्परेचर या कोई टेम्परेचर नहीं है, लो टेम्परेचर कंडीशन है, इसका मतलब बॉन्ड आप नहीं ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो रहा है। और अगर अपने आप ब्रेक हो रहा है मतलब पक्का वहां पर बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पक्का हेटेरोलाइसिस होगा। फिर तो ये रीजन है कि लो टेम्परेचर कंडीशन को हम हेटेरोलाइसिस के लिए कंडीशन मानते हैं, और लो टेम्परेचर का मतलब बॉन्ड हमने ब्रेक किया ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज हेटेरोलाइसिस। और हाई टेम्परेचर या प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब बॉन्ड हम ब्रेक कर रहे हैं, दैट इज थर्मोलाइसिस और फोटोलाइसिस। और जब भी बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे तो होमोलाइसिस होगा। फिर तो ये क्लियर है की बात है? ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड की जो प्रेजेंस है वो होमोलाइसिस को फेवर करती है। कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल वैल्यू बताता हूं। ठीक है, अब हमने कहा भाई या तो हमें इसमें लाइट की प्रेजेंस चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, आपने मीथेन का क्लोरीनेशन करवाना है, सपोज लेबोरेटरी में आप गए और आप मीथेन का क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आप लैब असिस्टेंट को बोलेंगे भाई हमें मीथेन का क्लोरीनेशन करवाना है और रिएक्शन कंडीशन की तैयारी करो। उसने कहा रिएक्शन कंडीशन क्या चाहिए? हमने कहा फोटोलाइसिस करेंगे या थर्मोलाइसिस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप तो होगा नहीं, तो हमने कहा या तो फोटोलाइसिस की तैयारी करो या थर्मोलाइसिस की तैयारी करो। उसने कहा सर फोटोलाइसिस की तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है हमारे लैब में इतना सब कुछ फैसिलिटी नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, थर्मोलाइसिस की तैयारी कर लो, ठीक है हम टेम्परेचर से बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। बोले कितना टेम्परेचर चाहिए? अब जो मैं टेम्परेचर लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मैंने कहा भाई अप्रॉक्स 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो उसने कहा नहीं नहीं इतना टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ऑपरेटर्स खराब है। बोले लैब क्यों खोल कर बैठे हो भैया तुम, ठीक है ना। फोटोलाइसिस बोले हमारे पास ऑप्शन नहीं है। थर्मोलाइसिस कितना टेम्परेचर चाहिए? 250। बोले वो होगा नहीं, ठीक है होगा नहीं तो तू घर जा, यहाँ क्यों बैठा है फिर, ठीक है। लेकिन अब उसको तुम बोलोगे घर जाते हो तो तैयारी बैठा है, बोले घर ही तो जाना है, ठीक है। बोले ठीक है बढ़िया एकदम फ्री। हम कहेंगे कोई वो कहेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन कैंसिल करेंगे ना, नहीं रिएक्शन कैसे कैंसिल करेंगे, रिएक्शन तो करवा के जाएंगे, ठीक है। बोले फिर कैसे करवाओगे? हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब इस बार उल्टा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा कि तुम? बोले हाँ वो तो मैं कर दूंगा। उसको लग रहा है 250 और 100 तो बहुत ही डिफरेंस होगा, कैसे करेंगे रिएक्शन? हमने कहा 100 कर सकता है क्या? बोला 100 तो मैं कर दूंगा। बोले ठीक है तू तैयारी कर, रिएक्शन हम करवाएंगे। हम इस बार क्या करेंगे, इसके साथ में पेरोक्साइड मिक्स कर देंगे तो हमारा काम कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। कैसे होगा जरा सुनना इस बात को। अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे तो वहां पर हम रिएक्टेंट का बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक कर रहे थे, लेकिन अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाने की बात की है बाय एडिशन ऑफ पेरोक्साइड, तो वो इसलिए क्योंकि बॉन्ड तो इस बार हम ही ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड तो हम ही ब्रेक करना है, अपने आप तो हो ही नहीं रहा है ना काम, ठीक है। बॉन्ड तो हम ब्रेक करेंगे लेकिन इस बार बॉन्ड हम रिएक्टेंट का ब्रेक नहीं करेंगे, इस बार बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे पेरोक्साइड का, क्योंकि पेरोक्सिल लिंकेजेस आर वीक। अरे होता है पेरोक्सिल लिंकेज वीक, लोन पे रिपल्शन,
तो क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज वीक होते हैं तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए कम टेम्परेचर पर ही हमारा वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पेरोक्साइड का। क्या बात समझ में आ रही क्या? लेकिन बॉन्ड तो हमने ब्रेक किया ना, और बॉन्ड अगर हमने ब्रेक किया तो होगा तो होमोलाइसिस, होमोलाइसिस होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब अल्टीमेटली जो रिएक्टेंट में बॉन्ड हम ब्रेक करने वाले थे, हमने उसकी जगह किसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया? पेरोक्साइड का, जो हमने उसमें ऐड किया है। और पेरोक्साइड का जब हमने बॉन्ड ब्रेक किया, क्योंकि बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो होमोलाइसिस और फ्री रेडिकल बना। एक बार आपने फ्री रेडिकल अगर बना दिया तो फिर आपका काम खत्म है, क्योंकि अब जो फ्री रेडिकल है हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ऑक्सीजन का, ये तो हाईली रिएक्टिव है। अब तो ये खुद इतना हाई, इसकी एनर्जी इतना हाई होती है कि खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसकी मजबूरी है कि इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन हो और ये कहीं ना कहीं बॉन्ड बना करके स्टेबलाइज हो। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अब ऐसे में हम क्या करते हैं, देखो पेरोक्साइड जब ऐड करते हैं ना इस तरह से रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, तो पेरोक्साइड बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं, ट्रेसेस अमाउंट में, बहुत ही कम। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करूं तो ओनली 0.02%, बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना पड़ता है। उसका रीजन मैं बताता हूं। इसे हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड किया, क्योंकि देखो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ फ्री रेडिकल बना। अब बॉन्ड ब्रेक होकर क्या मैं कह सकता हूं, 2 आरओ डॉट बन गए। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर मेंटेन किया और कुछ पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड इस तरह से हमने ब्रेक कर दिए, फ्री रेडिकल बन गए। अब हमने कहा फ्री रेडिकल बना तो उसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके स्टेबलाइज होना है। पर किसके साथ में रिएक्ट करेगा? एक बात समझ लेना, फ्री रेडिकल जिस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा उसी का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। पावर बहुत हाई है इसकी, ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो जहां इंटरेक्ट करेगा वहीं बॉन्ड ब्रेक कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस में यूजुअली आपको कंपाउंड नहीं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं, खिचड़ी बनती है वहां पर, क्योंकि जहां रेडिकल टकराएगा वही रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, वो एनर्जी बहुत हाई होती है इसकी। तो ऐसे में देखो, अब हमने कहा भाई आरओ डॉट तो जहां रिएक्ट करेगा वहीं स्टेबलाइज हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करके, बॉन्ड बना करके। अब आप सोचो ये भी तो हो सकता है कि जो आरओ डॉट है वो अगर दूसरे आरओ डॉट के कांटेक्ट में आ जाए, अरे भैया नंबर ऑफ आरओ डॉट बनेंगे ना, तो अगर आरओ डॉट के कांटेक्ट में आ जाए तो वही आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और वही अगर आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो वापस आरओ डॉट बन जाएगा, तो रिएक्शन तो स्टार्ट ही कहां हुई? अरे तो अच्छा ये हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या आपने तो एनर्जी देकर दो को अलग किया, अलग करके आप बैठ गए, वापस जुड़ गए, वो नहीं आ रही बात समझो, ठीक है, वापस बॉन्ड बना लिया उन्होंने। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को हमने मिनिमाइज किया है इसका ट्रेसेस अमाउंट लेकर के, क्योंकि आप नो डाउट कह सकते हैं कि आरओ डॉट के कांटेक्ट में आ सकता है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, लेकिन साथ में अगर ये भी प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि आरओ डॉट Cl2 के कांटेक्ट में आ जाए या आरओ डॉट मीथेन के कांटेक्ट में आ जाए। मैं तो कह रहा हूं कि आरओ डॉट के कांटेक्ट में आने के लिए अगर आप पॉसिबिलिटीज की बात करोगे तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है आरओ डॉट के कांटेक्ट में आ जाए, हो सकता है आरओ डॉट R2O2 के कांटेक्ट में आ जाए, वो मॉलिक्यूल भी तो प्रेजेंट है, हो सकता है आरओ डॉट क्लोरीन के कांटेक्ट में आ जाए, और हो सकता है आरओ डॉट मीथेन के कांटेक्ट में आ जाए। मैं इस बात को तो मना ही नहीं कर रहा हूं कि कांटेक्ट में आएगा और रिएक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके भी कांटेक्ट में आएगा वहां रिएक्शन करेगा, है तो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो देखो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी कि आरओ डॉट के कांटेक्ट में है। क्यों? बहुत कम क्वांटिटी में ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी भी कम है कि आरओ डॉट R2O2 के कांटेक्ट में है, ये भी तो ट्रेसेस अमाउंट है। प्रोबेबिलिटी इसी बात की ज्यादा है कि जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं फ्री रेडिकल उन्हीं के कांटेक्ट में है, क्योंकि ये तो ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। अब ये मत कहना सर ये कम क्वांटिटी में ले लिए तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा, फिर क्या टाइम पास थोड़ी करना है वहां पर? अरे प्रोडक्ट तो ज्यादा ही बनाना है, तो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो तो ज्यादा ही अमाउंट में होंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि जितने भी मॉलिक्यूल आपने लिए होंगे उसके रिस्पेक्ट में तो ये तो 0.02% है केवल, तो वही ज्यादा क्वांटिटी में। बात समझ में आ रही है? अब आप सोचिए अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो फिर तो ज्यादा चांसेस इसी बात के कि जो फ्री रेडिकल है वो इन्हीं के कांटेक्ट में है। मान लो ये इसके कांटेक्ट में आ गया, और देखो फ्री रेडिकल अगर कांटेक्ट में आया, मान लेते हैं क्लोरीन के या किसी के भी कांटेक्ट में ले लो, ऐसा कंपलसरी नहीं, आप मीथेन के कांटेक्ट में ले लो, चलो ठीक है, मान लो मीथेन के कांटेक्ट में आ गया। अब जब ये मीथेन के कांटेक्ट में आएगा तो ये यहां पर बॉन्ड ब्रेक करके अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। अच्छा बताओ, आरओ डॉट को स्टेबलाइज होना है तो स्टेबलाइज होने के लिए ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ओनली 1। मतलब आप कह सकते हैं फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल चाहिए, इससे अपने ही जैसा चाहिए कोई, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सामने वाले के पास भी अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबलाइज होकर बॉन्ड बना लेगा, राइट। इसका मतलब क्योंकि इसे फ्री रेडिकल चाहिए, इसीलिए हम बात करते हैं कि जब भी फ्री रेडिकल किसी स्टेबल मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो वो हमेशा वहां पर होमोलाइसिस करता है। फ्री रेडिकल विल ऑलवेज जनरेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को तो फ्री रेडिकल ही चाहिए ना, और फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब होमोलाइसिस होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा।
इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी अटैकिंग रीजन फ्री रेडिकल होगा, बॉन्ड फिशन का टाइप हमेशा होमोलाइसिस होगा। अब आर ओ डॉट के पास चॉइस है, वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और H के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। अरे होमोलाइसिस हो रहा है ना, बता सकते हैं किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेफर्ड होगा, कार्बन के साथ या H के साथ? कार्बन या H के साथ, क्योंकि H का साइज स्मॉल है, जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यही बात समझ में, स्मॉल साइज है ना तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो आरओ डॉट तो देखो H डॉट के साथ रिएक्ट करके बना लिया उसने, तो ROH हो गया, वो तो स्टेबलाइज। लेकिन उसके स्टेबलाइजेशन से यहां पर फिर एक नया रेडिकल बन गया CH3 डॉट। क्या बात समझ में आ रही है? अब CH3 डॉट को स्टेबलाइज होना है, अब CH3 डॉट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। क्या मैं कह सकता हूं CH3 डॉट RO डॉट के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, CH3 डॉट R2O2 के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, CH3 डॉट मीथेन के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, और CH3 डॉट Cl2 के कॉन्टेक्ट में भी आ सकता है। जो प्रेजेंट है सबके कॉन्टेक्ट में लो। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा प्रोबेबिलिटी। क्या मैं कह सकता हूं CH3 डॉट RO डॉट के कॉन्टेक्ट में आए, चांसेस कम है। CH3 डॉट R2O2 के कॉन्टेक्ट में आए, चांसेस कम है। ज्यादा चांसेस इसी बात के कि CH3 डॉट या तो मीथेन के कॉन्टेक्ट में आए या फिर Cl2, क्योंकि यही ज्यादा क्वांटिटी में। अब देखो CH3 डॉट अगर मीथेन के कॉन्टेक्ट में आएगा, इट विल बी अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप, ये प्रोडक्टिव स्टेप ही नहीं होगी। मैं आपसे बोल रहा हूं कि CH3 डॉट अगर मीथेन के कॉन्टेक्ट में आए तो इट विल बी अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप। क्यों? फ्री रेडिकल है, होमोलाइसिस करेगा। बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? H के साथ या कार्बन के साथ? बॉन्ड तो H के साथ प्रेफर होगा, क्योंकि H का स्मॉल साइज है। और अगर इसने H के साथ बॉन्ड बना लिया तो क्या बना? वापस मीथेन और फ्री रेडिकल, आप तो वहीं रुके रहे, इसलिए मैंने कहा नॉन प्रोडक्टिव स्टेप है ये। तो अभी किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? फिर अब नेक्स्ट चांसेस क्लोरीन के साथ, जैसे ही रिएक्ट करेगा होमोलाइसिस करेगा। होमोलाइसिस में 2 Cl रेडिकल बनेंगे, किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले, बन जाएगा CH3Cl, और फिर से एक नया क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा? किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? क्या मैं कह सकता हूं जो भी फ्री रेडिकल बनेगा, ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि वो या तो मीथेन के कॉन्टेक्ट में है या क्लोरीन के। इन्हीं के कॉन्टेक्ट में। क्यों? क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में। तो वो Cl रेडिकल Cl2 के कॉन्टेक्ट में आएगा, नॉन प्रोडक्टिव स्टेप, वापस वही तो बनेगा। तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा? CH4 के। जब कांटेक्ट में आएगा तो बनेगा HCl और फिर से CH3 डॉट, CH3 डॉट फिर से Cl2 के कांटेक्ट में आएगा CH3Cl। हो गई दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट, दोनों के बीच में रिएक्शन भी स्टार्ट हो गई, और हमने रिएक्टेंट का बॉन्ड भी ब्रेक नहीं किया, हमने तो पेरोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक किया था ना। और क्योंकि पेरोक्सिल लिंकेज वीक है तो हमारा कम टेम्परेचर पे काम हो गया। ये रीजन हम बात करते हैं कि पेरोक्साइड्स, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस, क्योंकि कम टेम्परेचर पर आप फ्री रेडिकल जनरेट करके फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। क्लियर होगी की बात है। फिर हम बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम ये कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवरेबल कंडीशन है होमोलाइसिस के लिए, और जो पोलर सॉल्वेंट है दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। ऐसा क्यों? देखो अब ध्यान देना, प्रोपीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ में, और यहां पर मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एज ए सॉल्वेंट। क्या लगता है, होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस? होमोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस? होमोलाइसिस। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये बात तो सही है, लेकिन और उसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि बॉन्ड फिशन कैसा होगा? होमोलाइसिस। अभी अभी आपको बताया था बॉन्ड 2 तरह से ब्रेक होता है, या तो बॉन्ड हम ब्रेक करें या बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक हो। और बॉन्ड अगर इटसेल्फ ब्रेक होता है तो हेटेरोलाइसिस होता है, और बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते तो होमोलाइसिस होता है। और बॉन्ड हमने ब्रेक किया, कैसे पता चलेगा? प्रेजेंस ऑफ लाइट या प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। कहां है कंडीशन? आपने कहां बॉन्ड ब्रेक किया इसमें बताओ? आपने बॉन्ड ब्रेक किया क्या? टेम्परेचर कंडीशन तो नहीं है, प्रेजेंस ऑफ लाइट भी नहीं है, मतलब ना तो आप थर्मोलाइसिस की बात कर रहे हैं ना फोटोलाइसिस की बात कर रहे हैं। और फिर भी अगर रिएक्शन हो रही है मतलब बॉन्ड अपने आप ब्रेक हुआ होगा, और बॉन्ड अगर अपने आप ब्रेक हुआ है तो फिर तो हेटेरोलाइसिस है। आप कंफ्यूज हो गए कि सर आपने तो लिखा है नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। समझना इस बात को अच्छे से, ठीक है, समझना इस कंसेप्ट को अच्छे से। हमें क्या लगता है देखो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में होमोलाइसिस होगा, मतलब पता है आपको क्या लग रहा है कि अच्छा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाएगा और उसको बॉन्ड को जाकर ब्रेक कर देगा। ये क्या करने जाएगा? कुछ भी नहीं करेगा। तो अरे भाई अगर ये नॉन पोलर है तो इसका किसी मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन ही नहीं है,
भाई अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो उसके साथ में क्यों इंटरेक्ट करेगा, वो तो नॉन पोलर पड़ा रहेगा वो तो, ठीक है। ध्यान देना, CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये जाकर के बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ी होगा, क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब CCl4 बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, इसका मतलब बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है और फिर भी अगर रिएक्शन हो रही है तो बॉन्ड किसी अलग तरीके से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। हमें क्या लगता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब वो खुद जाकर के होमोलाइसिस करेगा, ऐसा नहीं है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या, देखो क्यों हम इसको होमोलाइसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो आप समझना ये हमारे इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये तो आप समझ लो एक कॉमन मीडियम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो एक मीडियम है इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए, ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरेक्शन करवाने के लिए, ठीक है। इस कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के एल्कीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और रिएक्शन होगी। तो वास्तव में नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है ना वो एग्जैक्टली आपको ये कहेगा भाई मैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आए और रिएक्शन करें, मैं आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में किसी भी तरह के चेंजेस इंड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नॉन पोलर हूं, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दूंगा, आकर के रिएक्टेंट वहां पर आए और आपस में इंटरेक्ट करें और रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन करके आगे बढ़े, ठीक है। मैं उनमें किसी भी तरह का चेंज इंड्यूस नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये जो CCl4 मॉलिक्यूल है, ये जैसे मैं अगर ब्रोमीन की बात करूं, ये ब्रोमीन के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। जैसा ब्रोमीन है वैसे ही रहेगा, ये किसी भी तरह का उसमें चेंजेस इंड्यूस नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या, देखो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट ने हमें ये कहा कि भाई मैं आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का चेंज नहीं कर रहा हूं, अगर चेंज नहीं कर रहा हूं तो हमारे पास स्कोप है कि हम रिएक्शन को फ्री रेडिकल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या रिएक्शन को आयनिक की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास स्कोप है कि हम चाहें तो रिएक्शन में होमोलाइसिस करवा सकते हैं और हम चाहें तो रिएक्शन में हेटेरोलाइसिस भी करवा सकते हैं। क्यों, कैसे, देखो क्योंकि ये तो हमारे रिएक्टेंट में कोई चेंजेस कर नहीं रहा है। अब अगर हम होमोलाइसिस चाहते हैं, मतलब ये हमसे यही कहेगा कि अगर आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चाहते हो तो कंडीशन दो। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर या प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उससे हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो होमोलाइसिस हो जाएगा। और वो कहेगा कि अगर आप हेटेरोलाइसिस चाहते हो तो वेट करो। वेट किस बात का करो कि जैसे ही प्रोपेन इसके कांटेक्ट में आएगा, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा तो ईएन डिफरेंस क्रिएट होकर ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड दैट विल बी हेटेरोलाइसिस। तो वास्तव में नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों तरह के मैकेनिज्म्स का स्कोप होता है। फ्री रेडिकल का स्कोप भी होता है और हेटेरोलाइसिस मतलब आयन का स्कोप भी होता है। लेकिन अगर आपने CCl4 की जगह वाटर ले लिया, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। वाटर आपसे नहीं पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, वो पोलर सॉल्वेंट है, वो खुद इसमें पोलैरिटी क्रिएट करके बॉन्ड ब्रेक करके आयंस जनरेट कर देगा। और आयंस एक बार अगर जनरेट हो गए तो फिर अब आप क्या करो, तो आयनिक मैकेनिज्म हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो तो आयनिक मैकेनिज्म हो गई। अब आयनिक मैकेनिज्म हो गया और आप कह रहे सर हम तो होमोलाइसिस के बारे में सोच रहे थे, तो आपने सॉल्वेंट का सिलेक्शन गलत कर लिया। क्योंकि अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया तो खुद ही मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस करके मैकेनिज्म को आयनिक पे शिफ्ट कर देगा, वो आपसे पूछेगा नहीं। तो अब आपको डिसाइड करो कि होमोलाइसिस अगर आप चाहते हो तो आप कौन से सॉल्वेंट का सिलेक्शन करना चाहोगे, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, ताकि आपके पास होमोलाइसिस का स्कोप रहे। बट इट डजंट मीन कि होमोलाइसिस वो करेगा, करना आपको ही है। नहीं बात समझ में? ये रीजन हम बात करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाकर के बॉन्ड ब्रेक करेगा। होमोलाइसिस के लिए इसलिए फेवरेबल है कि होमोलाइसिस का स्कोप रहेगा आपके पास। क्योंकि अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो पोलर सॉल्वेंट तो खुद डिसाइड करेगा, वो खुद मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस करके रिएक्शन को कहां शिफ्ट कर देगा, हेटेरोलाइसिस पर। इसलिए हमने कहा पोलर सॉल्वेंट इसको तो भेजो हेटेरोलाइसिस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट को होमोलाइसिस में रखो, ताकि वहां पर हमारे पास रिएक्शन का स्कोप रहे होमोलाइसिस का। क्या क्लियर होगी की बात है? ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट, वो तो ठीक है, आसान है। फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो होमोलाइसिस होगा और आयन अगर इंटरैक्ट करेगा तो हेटेरोलाइसिस होगा। ये तो क्लियर है ना? एक हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस की जो प्रेजेंस है वो हेटेरोलाइसिस को फेवर करती है। याद करो GOC में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत स्टार्टिंग में, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड या बेस की बात होगी, ब्रॉन्स्टल-लॉरी कंसेप्ट की बात होगी। ये पॉइंट माइंड में रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस का मतलब है ब्रॉन्स्टल-लॉरी कंसेप्ट, मतलब प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। अब एक बात सोचिए, किसी भी रिएक्शन में अगर हम एसिड या बेस की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब वहां पर H+ ट्रांसफर हुआ होगा। अरे H+ हुआ होगा तभी तो हम एसिड या बेस की बात करेंगे, क्योंकि हमें अरेनियस कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, हमें लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टल-लॉरी कंसेप्ट से मतलब है। और अगर हमें मतलब एसिड बेस के लिए ब्रॉन्स्टल-लॉरी कंसेप्ट से,
तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में एसिड या बेस की बात कर रहे हो, मतलब ये मानकर चलूंगा कि वहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ होगा। अगर एसिड है तो उसने प्रोटॉन दिया होगा, अगर बेस है तो उसने प्रोटॉन लिया होगा। और आप सोचिए रिएक्शन में अगर H+ ट्रांसफर हो रहा है तो H+ तो आयन है ना, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पर हेटेरोलाइसिस तो हुआ होगा। अरे बात समझ में आ रही है? सो दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर हेटेरोलाइसिस। आगे बात समझ में? तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं होमोलाइसिस होगा या हेटेरोलाइसिस। पूरे डिस्कशन का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर कंसेप्ट है ना, बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे तो होमोलाइसिस है, दैट इज थर्मोलाइसिस और फोटोलाइसिस के थ्रू। और बॉन्ड अगर इटसेल्फ ब्रेक हुआ बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट विल बी हेटेरोलाइसिस। ठीक है, बाकी तो कंडीशंस हम बहुत बार अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। क्लियर है के बाद सभी को? नेक्स्ट अब आप लिखें टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो देखो, सिमिलर टू बॉन्ड फिशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। homogenic and heterogenic bond formation। आप ऐसा समझ लें, होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होमोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस है, एंड हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ हेटेरोलाइसिस। समझना कैसे? देखो, सपोज देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान देना, if the required electrons are equally supplied by x and y, दोनों अगर इक्वल कंट्रीब्यूट करके इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड होमोजेनिक। ठीक है, जहां पर दोनों एटम्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसा नहीं है। हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हम बात करते हैं कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय एनीवन, और इसीलिए देखो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है हम एरो इस तरह के बनाते हैं। आप देखो, हाफ हेडेड एरो है। हाफ हेडेड एरो का मतलब ही यही है कि 50% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है और 50% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जब हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हम एक ही एरो बनाते हैं फुल हेडेड, मतलब इस बार 100% कंट्रीब्यूशन किसका है? एक्स का है। क्या क्लियर हो रही बात है? अब मुझे आप बताओ, होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तो एक्स और वाई में कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन गेन करेगा? नन ऑफ द एटम। क्योंकि देखो, एक बार अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और उस बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आप किसके काउंट करेंगे, एक्स के, वाई के, वन ऑफ ईच, तो आंसर है वन ऑफ ईच। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले भी एक्स का एक इलेक्ट्रॉन था, वाई का एक इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन स्टिल हम एक्स का काउंट करें और एक वाई का, तो कोई लॉस नहीं, कोई गेन नहीं। तो इफ दे आर न्यूट्रल दे विल रिमेन न्यूट्रल। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन फ्री रेडिकल्स के बीच में होता है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मिथाइल फ्री रेडिकल अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे और आपस में बॉन्ड बना देंगे CH3Cl, नो चार्ज एट ऑल। ये समझ में आ रही बात है? अब एक्स एंड वाई में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और हम ये बात करें कि नाउ इट इज हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब नाउ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोवाइडेड बाय एनीवन। सपोज एक्स इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब मुझे आप बताएं, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके हैं, एक्स के या दोनों वाई के, वन ऑफ ईच? अरे वन ऑफ ईच, एक्स के का? आप उसको देखकर बोल रहे हैं, आप उसको देखकर बोल रहे हैं ना, क्योंकि प्रोसेस आपके सामने है। बॉन्ड बनने के बाद में कोई मॉलिक्यूल आपके सामने लेकर आए और एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखा करके आपसे पूछे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो आप क्या कहोगे? वन ऑफ ईच ही कहोगे ना। देखो, किसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने टाइम का दिया हमें इससे मतलब नहीं है। बॉन्ड अगर बन गया तो कहानी खत्म है। फिर बॉन्ड बनने के बाद में तो कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट यही कहता है कि वन ऑफ ईच। अब आप कह सकते हैं नहीं सर, एक्स ने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, बॉन्ड बनाने के टाइम पर एक्स ने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद में अब आप एक्स का एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस एक्स विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन। जो एक्स है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद में अब दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के काउंट नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या जब तक वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स के पास है तब तक ही उसके। एक बार बॉन्ड बना लिया तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन उसका काउंट होगा, एक सामने वाले का काउंट होगा। मतलब इस प्रोसेस में आप कह सकते हैं एक्स विल लूज इट्स वन इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इफ इट इज न्यूट्रल इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। कहां गया इलेक्ट्रॉन इसका?
y के पास, मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन आप किसका काउंट कर रहे हैं, y का काउंट कर रहे हैं, मतलब y इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस एंड न्यूट्रल एटम ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी, तो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस शो करेंगे, उसमें कहां प्रॉब्लम है, क्या क्लियर हो रही बात है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा इसका मतलब, देखो होमोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में नन ऑफ द एटम इज लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बट इन हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन the atom which is providing electrons for bond formation will always lose its one electron after bond formation। ये पक्का है कि हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जिसने भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जो भी वो लोन पर दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा अपना लूज करेगा, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद में उसका एक ही इलेक्ट्रॉन काउंट होगा बॉन्ड में, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का काउंट होगा। ये बात समझ में आ रही है, और ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब इसको अगर ये कंसेप्ट आपके सामने आ जाए, प्रोसेस आपके सामने आ जाए, तो आपको सोचने के लिए पॉज नहीं लेना है, देखते समझ में आना चाहिए, हाँ सर समझ में आ गया, हेटेरोजेनिक एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया उसका, इसमें टाइम नहीं लगाना अपने को। और ध्यान देना, हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये हम कह रहे हैं कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, तो लूज और गेन क्या, तो चार्जेस में चेंज होगा, ठीक है। अब वो क्या चार्ज आएगा वो भी एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। ये नहीं अच्छा इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेने के बाद न्यूट्रल हो जाता है, नेगेटिव, इतना टाइम नहीं है सोचने के बाद। इतना अगर आपने सोचने में टाइम लिया तो मैं रिएक्शन के तीसरे स्टेप पे पहुंच जाऊंगा। आप पहले स्टेप पर सोच रहे कि चार्ज कहां गया, ठीक है, मतलब वो आप पेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और ये नहीं कर सकते कि सर आप अपना पेस स्लो कर लो। अरे इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आता है और देने पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके लिए थोड़ी पेस स्लो करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो 10 बार प्रैक्टिस कर लो इसकी, ठीक है। ये प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आप सोचिए, हमने कहा हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है तो एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, ठीक है। मान लेते हैं जिसने इलेक्ट्रॉन दिया अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो देने के बाद, अब देखो मैं सोच रहे हैं, सोचना नहीं है भैया, मेरा स्टेटमेंट खत्म हो और आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसने इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में न्यूट्रल, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो लेने के बाद न्यूट्रल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो अगर न्यूट्रल है तो देने के बाद पॉजिटिव, जिसने लिया अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो लेने के बाद न्यूट्रल, और अगर न्यूट्रल है तो लेने के बाद पॉजिटिवली चार्ज। अरे नेगेटिवली चार्ज, चक्कर में आ गया, देखो ये तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद देगा ही, पॉजिटिवली चार्ज है तो देगा क्यों, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज है तो लेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब जो डोनर है वो या तो नेगेटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो एक्सेप्टर है वो या तो न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्ज है, अगर न्यूट्रल है तो लेने के बाद नेगेटिव, और अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो लेने के बाद न्यूट्रल। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब इसमें सोचने का टाइम नहीं है अपने पास, सोचने के बाद बहुत कुछ है, ठीक है, इसके लिए सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये बात क्लियर है क्या? तो इसका मतलब देखो, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं, अमोनिया बॉन्ड फॉर्मेशन विद प्रोटॉन, क्या मैं कह सकता हूं इस केस में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो तो हेटेरोजेनिक ही बनेगा। अरे H के पास कहां इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इनको देने पड़ेंगे ना इसमें। और देखो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर आप ध्यान देना, जब नाइट्रोजन और H के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, क्या मैं कह सकता हूं इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने दिए हैं, तो बॉन्ड बनने के बाद में नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया, H प्लस ने, पॉजिटिवली चार्ज गेन करने के बाद में न्यूट्रल, अमोनिया में नहीं तो बनेगा H4 प्लस। क्लियर हो जाती है। दिस इज अबाउट होमोजेनिक एंड हेटेरोजेनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप मॉड्यूल कंप्लीट कर लें GOC1 का, ठीक है।